सकता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए जी स्टार्ट। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ इसके आगे 42वें चैप्टर पर चल रहे हैं। सुश्रुत सूत्र 42वें चैप्टर पर हम लोग चल रहे हैं। इसमें रसों का अलग अलग गुणों के बारे में बताया जाएगा, उसका शरीर पर प्रभाव और अत्यधिक मात्रा में लेने पर दुष्प्रभाव भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसको आज आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन कराया जाएगा। 38 चैप्टर से 42 चैप्टर तक आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ बच्चों का नहीं ऐड हो पा रहा है क्या? तो इसमें जो है सभी लोग ऐड हो जाइए सबसे पहले, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मधुर रस के बारे में अब हम लोग, किसी को कुछ कहना है क्या? तो मधुर रस के बारे में स्टार्ट करते हैं। चलिए, मधुर रसो रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्र ओजसाम शुक्र स्तन्य वर्धनाश्च चक्षुष्य केशयो वर्ण्यो बलकृत संध्यान। इतनी बातें लिखी गई हैं। यानी मधुर रस रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओज और शुक्र स्तन्य की वृद्धि करता है। तो इसमें सप्त धातुओं की वृद्धि कर रहा है। कौन सा रस सप्त धातुओं की वृद्धि करता है, पूछा जाता है। तो मधुर रस, सिंपल सी बात है। मधुर रस में कौन से महाभूत प्रेजेंस होते हैं? किसी को याद है तो बताइए। मधुर रस पृथ्वी और में, जल। मधुर में महाभूत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पृथ्वी और जल। पृथ्वी जल। पी एंड जे। तो जे। पी एंड जे होने के कारण मधुर में मधुरता में ये रहता है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सप्त धातुओं की पूर्ण शुक्र और स्तन की वृद्धि करना, आंखों के लिए हितकर यानी चक्षुष्य, केशियो जैसे बाल अधिक अच्छे होते हैं, वर्णियों बलकृत संधान। बलकृत संधान का क्या मतलब होता है? जैसे कि संधान है हड्डियों को जोड़ने के सिस्टम और बल देना। शोणित रस प्रसाद यानी रक्त और रस का प्रसाद, ये सब जो टिक किया गया है इंपॉर्टेंट है। शोणित रस प्रसादो, ये किसके लिए कहा गया है? मधुर रस के लिए। बल वृद्धि छत क्षण हिता, बाल वृद्ध छत क्षीण। छत क्षीण जानते होंगे आप लोग क्या होता है? छत क्षीण चिकित्सा के बारे में भी जल्दी ही पढ़ाया जाएगा। सुश्रुत सूत्र के बाद चिकित्सा में हम लोग अग्रसर होंगे, उसमें चरक चिकित्सा के अग्रसर होंगे। 10 चैप्टर करके चलेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। तो बाल वृद्ध छत क्षीण, छत क्षीण क्या होता है? ये छत क्षीण उरा जो, हाँ से उराशत में आया ना, तो ये हाँ, छत क्षीण दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक छत और एक क्षीण। छत मीन्स होता है एक्सीडेंटल डैमेज टू लंग्स, एंड क्षीण मीन्स होता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी लीड्स टू लंग्स डैमेज। तो दोनों में ही लंग्स फट रहा है, लंग्स डैमेज हो रहा है, लेकिन एक एक्सीडेंटल फट रहा है और एक कमजोरी के कारण फट रहा है। यही दोनों कारण बनते हैं राजक्षमा के ही तरह का एक रोग है, छक्षण लंग्स डिसऑर्डर। तो बाल और वृद्ध के लिए छक्षण के लिए हितकारी कौन सा है? मधुर रस बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए, आर्थ्रोपोड को भी मधुर रस ही पसंद है। आज हम लोग इसी के विषय में बात कर रहे हैं। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय की क्या उपयोग हैं, उनसे होने वाली हानियों के बारे में, उनसे होने वाले फायदों के बारे में, और उनसे होने वाले रोगों की चिकित्सा कैसे की जाती है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो आर्थ्रोपोड्स यानी षडपद, षडपद पिपीलिका। षडपद पिपीलिका मतलब होता है चींटियों और भौरों को पसंद होना। तो भौरे भी किसके कलेक्शन में लगे रहते हैं? किसके कलेक्शन में लगे रहते हैं भौरे? मीठे रस। आप देखते होंगे मिठाई की दुकान पर भौरे लगे रहते हैं।
क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद होता है और चींटियां भी लगती हैं। किसी को कुछ बोलना है क्या? माइक ऑन है। सर आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। एक सर सेकंड, आ एक रही है। जी सेकंड, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया। अब आएगी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो। जी ओके ओके। तो अब अच्छे से आवाज आएगी। और षटपल पिपीलिका जो अर्थ्रोपोड्स के लिए अट्रैक्शन देता है, अर्थ्रोपोड को खींचता है, कौन सा रस? मधुर रस खींचता है। यही अर्थ्रोपोड को आकर्षित करने वाले रस। अब इसके आगे देखिए, तमस्त तृष्णा मूर्छा दाह प्रशमन। तम, जब आप कभी पंचकर्म अगर किसी का पेशेंट का देखे होंगे या खुद करवाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि पेशेंट 7-8 बार जो है पंचकर्म होने के बाद उसका उसका विरेचन होने के बाद उसको तम होने लगता है, उसको मूर्छा आने लगती है, बोलता है वीकनेस, फीलिंग ऑफ वीकनेस। तो उसको क्या बोलते हो? कि थोड़ी देर रुककर मुख में कुछ शक्कर रख लो। शक्कर रखने के लिए क्यों बोला गया है? तो तम, तृष्णा, मूर्छा, दाह, प्रशमन, ये इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। ये सारी क्वालिटीज कहाँ पर हैं? तम, तृष्णा, मूर्छा, दाह, प्रशमन, षड इंद्रिय प्रसादम। जो है सभी इंद्रियों को, षड इंद्रिय, षड इंद्रिय का प्रसादन करने वाला होता है ये पंच पंच ज्ञान इंद्रियों का मन, और 6 इंद्रियों को, इन 6 इंद्रियों को मतलब ज्ञान इंद्रियों को और मन को संतुष्ट करता है, इसीलिए इसको षड इंद्रिय बोला। वैसे इंद्रियां 5 होती हैं, तो षड इंद्रिय क्या है? एक एक उसमें मन को जोड़ दिया है, षड इंद्रिय प्रसाद है। कृमि कफ करस चेती, कृमि और कफ को करने वाला होता है मधुर और तीव्र। ऐसा देखा गया है कि मधुर रस खाने वाले बच्चों के पेट में कीड़े बहुत जल्दी पनप जाते हैं, और क्रीमी कफ कफ भी बहुत अधिक, चिकनाहट भी उनके शरीर में बहुत अधिक बन जाती है जो मधुर रस खाते हैं। देखिए, डायग्नोसिस आपके क्वेश्चन में यही आएगा, कास श्वास अलशक वमतु वदन माधुर्य। वदन माधुर्य मतलब होता है मुख का स्वाद मीठा हो जाना। स्वरो उपघात, जो लोग मीठ ये ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा, उनकी आवाज भी गले भी बैठ जाती है, बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले भी। ये देखिए अत्यधिक मात्रा है, एवं अत्यर्थम सेव्यमाना, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर होने वाले रोग हैं। थोड़ी मात्रा में सेवन करने पर तो फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अति मात्रा में सेवन करने से नुकसान भी है। कृमि रोग, गलगंड, ये सारे रोग यहाँ पर हो रहे हैं। अर्बुद स्लीपद बस्ती गुद उपलेपा, ये क्या है? अर्बुद, ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन इन लोगों में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है जो मधुर रस का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं। और फिर लिखा है बस्ती गुद उपलेपा, इसका क्या मतलब है? बस्ती, बस्ती मतलब होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में ऐसा लगे कि अंदर किसी ने उपलेप कर दिया है। उपलेप में जैसे घी घी तेल वहां पर लगा दिया है, और वो कहाँ कहाँ? बस्ती गुद उपलेपा, तीनों जगह, मतलब दोनों जगह बस्ती, और क्योंकि ये मल द्वार है, मल द्वार होने के कारण ये गुद में और बस्ती में दोनों जगह ही उपलेप होगा, क्योंकि कफ की वृद्धि है और कफ को निकालना ही है हमारे शरीर को। तो सबसे ज्यादा कफ कहाँ निकलेगा? इन पॉइंट्स पे, बस्ती गुद उपलेपा। अभिष्यंदी, अभिष्यंदु होता है आंखों, आंखों का रोग है अभिष्यंद। इसको सुश्रुत ने इन्फेक्शियस भी बोला है, लेकिन ये मधुर में भी होता है। अभिष्यंद देख लो, अभिष्यंदी या अभिष्यंद, तो मुख मतलब आंख का दुखना, हिंदी ट्रांसलेशन किया गया इसका।
तो पकड़िएगा श्वासकाश, श्वासकाश अलसक। अलशक क्या है? आचार्य चरक ने 2 प्रकार के आम दोष बताए हैं। याद है आप लोगों को? किसको याद है? Yes, sir. Alsak and Visuchika. द मेन डिफरेंस बिटवीन अलसक एंड विसूचिका, यदि आपको पता हो तो बताइए। सर अल्सक में दोष ना ऊर्ध्व भाग से ना अधो भाग से निकल पाते हैं, और मतलब अलसी भूत होकर पड़े रहते हैं, और विसूचिका में जो है दोनों जगह से निकलते हैं। बिल्कुल सही बात है। विसूचिका में डायरिया एंड वोमिटिंग होती रहती है। विसूचिका में सुई चुभने जैसी पीड़ा, आचार्य सुश्रुत ने बताया, सुई चुभने जैसी पीड़ा चरक ने नहीं बताया। और जो अलशक होता है, अजीर्ण भेद, इसमें आलसी पड़े रहते हैं, दोष आलसी पड़े रहते हैं, यानी ना ऊपर से निकलेगा ना नीचे से निकलेगा, बंद हो जाता है सिस्टम। तो अलशक इज मोर डेंजरस, दिस डिसऑर्डर इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू विसूचिका। विसूचिका में भले ही दर्द हो रहा हो लेकिन उसमें दोष बाहर भी निकलते रहते हैं, तो वो ज़्यादा ठीक है अलसक की अपेक्षा। इसके बाद इसमें दंडा अलसक की कंडीशन आती है, जो कि असाध्य कंडीशन है। शरीर दंड के समान हो जाता है, क्योंकि इतना मलबद्धता इतनी ज़्यादा है कि वो असाध्य कंडीशन चली जाती है, उसका इलाज नहीं किया जा सकता। वो असाध्य आचार्य चरक ने बताया, लेकिन साध्य भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कृमि कफ ये जो है, इसमें आप याद रखिएगा मधुर रस के लिए कहा गया है। आगे देखिए अम्ल। अम्ल वर्ग मतलब अम्ल द्रव्यों का सिस्टम, अम्ल द्रव्यों के लिए क्या कहा गया है? सबसे पहले उसके हितकारी प्रभाव, जर्ण पाचन दीपन, पवन निग्रोह अनुलोमना। पवन निग्रोह अनुलोमना, पवन निग्रोह अनुलोमना क्या है? ये वातानुलोमन है और वात का शामक भी है। वातानुलोमन एंड वात का शामक, वायु का निग्रह कारक, दोषों का अनुलोमन करने वाला। दोषों का अनुलोमन करने वाले को मॉडर्न में कार्मिनेटिव ड्रग्स बोला जाता है। कार्मिनेटिव ड्रग्स, इसको इसको मॉडर्न में रिलीविंग फ्लैटुलेंस बोला जाता है। ऐसी ड्रग्स जो फ्लैटुलेंस को रिलीज कर दे, उसको कार्मिनेटिव ड्रग्स बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? दोषों का अनुलोमन। तो ये दीपन और पाचन है। देखिए दीपन जो है कटु रस में भी मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइए। अगर क्वेश्चन पूछ ले इनमें से दीपन कौन सा करता है, तो आपको कटु और अम्ल दोनों को ही करना होगा। कोष्ठ विदाही बहिषशीत, ये देखिए कोष्ठ में गर्माहट की आवश्यकता होती है, ये इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। कोष्ठ के अंदर अगर गर्माहट है तो भोजन का पाचन अच्छा होता है। तो कोष्ठ में विदाही और बाही यानी बहिष्शीत, बाहर शीतलता प्रदान करता है। तो इसी वजह से दही को भी इसीलिए आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि दही गर्म है कि ठंडा है। तो दही ठंडा है कि गर्म है, इस विषय में बहुत सारे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो दही भी अम्ल वर्ग में ही आएगा। दही, छाछ, सारे सूक्त। तो दही क्या करती है? कोष्ठ विदाही, कोष्ठ में गर्मी पैदा करती है लेकिन बाहर से शीतलता देती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है। अम्ल में हम सारे अम्लों के लिए कहा गया है। क्लेदन कर्म, क्लेदन कर्म जो है लवण में भी मौजूद है। प्रायशो हृदयश्चेति, प्रायशः हृदय होता है। कौन हृदय होता है? अम्ल हृदय होता है। अम्लीय औषधियों का चरक आचार्य ने भी हृदय औषधियों में गिनती की है। अब देखिए इतनी तो फायदे हो गए, जर्ण पाचन दीपन, पवन निग्रोह अनुलोमन, कोष्ठ विदाही बहिषशीत, क्लेदन प्रायशो हृदयश्च। लेकिन नुकसान क्या है? और नुकसान तभी होंगे जब अत्यर्थ उपसेव मानव होगा। कब से? जब ज्यादा खा लोगे तो दिक्कत होगी। तो क्या दिक्कत होगी?
दंत हर्ष यहाँ से स्टार्ट है, इसी से पकड़ लेंगे। दांत में दंत हर्ष यानी सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, टूथ सेंसिटिविटी कब होती है? कटु रस के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से दांत में दंत हर्ष हो जाता है, सेंसिटिविटी उत्पन्न होने लगती है। तो उसके बाद दंत हर्ष होने के बाद क्या समस्या आती है कि कुछ भी गर्म ठंडा खाएंगे तो वो दांत में दर्द पैदा कर देगा। तो दंत हर्ष की कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य सुश्रुत अम्ल रस के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। तो ये डेंटिस्ट के लिए जाते हैं तो डेंटिस्ट उनको क्या देते हैं, ऐसे टूथपेस्ट देते हैं जिसमें थोड़े एनल जिसमें जो है दर्द को महसूस करने या फिर वो क्षमता नहीं रहती। कभी उस टूथपेस्ट को यूज़ कीजिएगा तो उसमें सनसनाहट को क्या, वो नर्व को ही थोड़ा कुछ देर के लिए विकलांग बना देता है, तो सनसनाहट भी नहीं होती है, तो दर्द को समाप्त कर देता है वो। दर्द के समापन के लिए जो दवाइयाँ मिलती हैं उन्हें मॉडर्न में क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया बोलते हैं, एनाल्जेसिक भी बोलते हैं क्या? यस सर। एनाल्जेसिक बोलते हैं। एक होता है एंटीपायरेटिक, एक होता है एनाल्जेसिक। तो इस विषय पर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दंत हर्ष नयन सम्मीलन। ये क्या है? नयन सम्मीलन क्या है? तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेत्रों का संकोच करते हैं। जब खट्टा खाओगे तो नेत्र का संकोच तो होगा ही, शरीर में रोमांचकारी करता है ये, रोमांच संवेजम, कफ विलयन, ये एक अच्छा कर्म है। लेकिन यहाँ पर खराब कर्मों के बारे में बताया कि कफ का विलयन करता है, विलायक है ये। कफ का विलयन, कफ को घोल देता है या फिर कफ को, जो जमे हुए कफ उनको बाहर करता है। या फिर कफ का विलयन का क्या मतलब होगा, आप लोग क्या सोचते हैं? कफ का विलयन कर देना। यदि किसी को कुछ इस विषय में पता हो तो बता सकता है। सर एज पर मॉडर्न जैसे कि फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाँ उनका बिल्कुल बर्न। सही जवाब है, बिल्कुल हेलो सही जवाब है। कोलेस्ट्रॉल को जी घटा सर। देना, लेकिन ये असल में लॉस वाले कर्मों में जो निगेटिव फंक्शनिंग है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना एक अच्छा काम है। सर ये ले सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को बढ़ा देगा ये। हाँ ये हो सकता है, कफ का विलयन कर देना, तो ये कफ का विलायक है, यानी लंग्स में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। सिक्रेशंस। हाँ जी सर। लंग्स में, म्यूकोलाइटिक कह सकते हैं सर। जैसे लाइसोजाइम्स, एंजाइम्स, हाँ सलाइवा जैसे सिक्रेशंस, ये मतलब ज्यादा जैसे अम्ल रस। इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं ना सर, जब हमको मतलब जी कफ काफी घनत्व हो उसमें, तो म्यूकोलिटिक के रूप में भी तो ले सकते हैं ना, जो कफ को ब्रेक करके एग्जैक्टली, बाहर निकाले, हाँ इसको परफेक्ट। रेंट करे। वो पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव में ही बताया गया है, निगेटिव सेंस में ही बताया गया है, तो इसीलिए मैं विचार करने लगा था इस पर। तो चलिए आगे जी बढ़ते जी हैं हम लोग। सब मीन्स हाँ बताइए। एक नॉर्मल जैसे सर, एक अडल्ट एक है, अगर वो हेल्दी है, अगर वो ज्यादा सेवन कर रहा है तो उसका वो क्षय होगा, राइट? मीन्स ओवरऑल तो वो उस व्यू से हम ले सकते हैं कि हाँ नेगेटिव है कि वो अति सेवन कर रहा है या क्या जो है, इसलिए उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, राइट सर? हम्म जी सर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर में शिथिलता उत्पन्न करता है। देखिए शरीर में शिथिलता जो है, लवण रस भी पैदा करता है, लवण रस भी शिथिलता पैदा करता है, और ये वाला भी पैदा कर रहा है। आगे देखिए, छत अभिहत दग्ध सर्पदष्ट, ये लाइंस ये है, इनका पाच्य करता है। यहाँ इतना तक देखिए, इसके बाद पाच्य, तो असल में इन सभी चीजों का पाचन करता है। अगर मान लीजिए कोई किसी सर्प ने काट लिया, दग्ध हो गया, जल किसी की जगह जल गया,
तो अम्ल रस खाते हैं तो उनका पाक कर देता है। अत्यधिक मात्रा में अगर आप अम्ल रस खा रहे हैं तो इन सभी चोट वगैरह, छोटी मोटी चोट लगेगी तो उसमें पाक हो जाएगा। तो असल में हम लोग मानते हैं ये हैं कि मधुर रस पाक करा देता है, लेकिन असल में कौन सा पाक कराता है? लवण रस पाक करा देता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। कोई भी छोटा मोटा चोट लगा और उसमें पाक हो गया, वैसे तो भर जाना चाहिए था लेकिन वो पाक को प्राप्त कर गया, तो ये आपको सूचित कर रहा है कि आप लवण रस की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं। लवण या अम्ल? वही अम्ल अम्ल अम्ल। अम्ल के लिए ही कहा गया। अम्ल सर इस पे मैं थोड़ा सा एक शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि सर अम्ल रस की बात हो रही है, ये हम विटामिन सी हम ले सकते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि एक एक्ट करता है लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग और फ्री रेडिकल्स को ये करता है और जल्दी हील होने में हेल्प होता है, जैसे मल्टीविटामिन एलोपैथी में देते हैं। हम्म, तो जस्ट लाइक आयुर्वेदा, मतलब सब आयुर्वेदा से ही सर निकला हुआ है। जी तो सर। इसमें तो पाक करा देना तो एक निगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ जी सर, वो अगर ज़्यादा वो लेंगे ज़्यादा मात्रा विटामिन में भी अगर विटामिन तो सी भी, लेते हैं हाँ तो जी, ये पाक करा दे रहा सेंसिटिविटी है इस, तो डैमेज है। तो मतलब विटामिन सी की भी अत्यधिक मात्रा में लेना घातक हो सकता है। जैसे और वो घातक इसलिए क्योंकि आपके छोटे मोटे चोट भी वो पाक को प्राप्त हो रहे हैं, फूट रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उसमें परेशानी होती है। इसमें है आग्नेय स्वभावतः परिदत्ति कंठम उरो हृदयश्चेत। तो हृदय, कंठ, उरु। उरो उरो मीन्स होता है छाती और उरु मीन्स होता है जंघा। तो इन दोनों में अंतर है, यानी छाती में जलन पैदा करता है अम्ल रस। आगे बढ़ते हैं लवण रस के विषय में। तो लवण रस के विषय में यानी नमकों के बारे में बताए हैं आचार्य सुश्रुत जी। तो लवण रस सॉल्ट्स के बारे में है। तो सॉल्ट में क्या है, संशोधन का काम करता है। ये उपमा दी गई है। अभी पूछा जाएगा कि संशोधन उपमा किसके लिए की गई है, तो लवण रस के लिए, क्योंकि लवण रस संशोध, यहाँ तक कि जो नेचुरोपैथ में एक प्रोसीजर है जिसमें वाटर एंड सॉल्ट को लेकर मुख में फिर उसकी वमन करते हैं। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं आपको पता है? हाइड्रोथेरेपी। नहीं, हाइड्रोथेरेपी नहीं कहते हैं। किसी को पता हो तो बताओ। और एक बार बोलिए सर। नेचुरोपैथी में यानी BNYS कोर्स जो होता है, या फिर योग आप कह सकते हैं, योग की संशोधन जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक प्रोसीजर कराई जाती है जिसमें वमन ही कराया जाता है। वो वमन जैसा ही है बट उसमें संशोधन के लिए किया जाता है। किसी को वो पॉइंट याद है? आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग स्वस्थ वृत्त में पढ़े होंगे। सर नौली का कोई नैली नौली नौली कर नैली दहीती वो। हाँ, ये नैली धोती ये बस्ती, यही सब। तो वमन नैली जैसा, धोती बस्ती हाँ। जो वमन शोधन। जैसा है, तो उससे याद कर सकते हैं आप कि लवण रस संशोधन के लिए उपयोगी है। पाचनो विश्लेषण क्लेदन शैथिल्य उष्ण, शिथिलता देता है, शिथिलता बॉडी में शिथिलता लाता है। सर्वरस प्रत्यय नीक भूतो, ये देखिए सभी रसों पर भारी पड़ जाता है। सभी रसों पर भारी पड़ने का क्या मतलब है? यानी यदि मान लीजिए खाने को आपने बनाया और उसमें लवण रस की मात्रा अधिक कर दी तो सभी रस तो रिसाइड हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, यानी उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन से रस का भोजन है। सब कुछ लवण रस हो जाएगा। लवण रस भारी हो जाता है सभी रसों से, इसीलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वरस प्रत्यय नीको, कभी भी गलती मत कीजिएगा, लवण रस के लिए कहा गया है। मार्ग विशोधना सर्व शरीर मार्दव कर सभी शरीर के अवयवों को मृदुता लाता है। अब इनके अत्यधिक सेवन से होने वाले रोगों के बारे में, गात्र कंडू, पूरे शरीर में खुजली का एहसास हो जाना, गात्र कंडू, कोट सोफ वैवर्ण्य, पुंसो उपघात, पुंसो उपघातेंद्री,
इंद्रिय उपघात, मुख अक्षिपाक, उसके बाद है रक्त पित्त, वात शोणित अम्लिका प्रवृत्तिनी। तो इसमें देखो अम्लिका कौन सा रोग है, हार्ट बर्न को बोलते हैं, हार्ट बर्न अम्लिका रोग को बोलते हैं। और शोणित, तो हार्ट बर्न जो है किससे पैदा हो रहा है, लवण रस के सेवन से पैदा हो रहा है। शोणित, वात शोणित, रक्त पित्त भी किससे हो रहा है, लवण रस से। मुख अक्षिपाक, मुख पाक देखिए लवण रस के अत्यधिक सेवन, कभी नमक पानी के घोल से आप अगर लेते होंगे वो मुख पानी, गरारे करते होंगे गार्गलिंग्स, तो उसमें देखते होंगे मुख पाक हो गया, मुख पाक हो जाता है, क्योंकि वो जो भी हमारे टिश्यूज हैं उनको थोड़ा सा डैमेज करने लगता है। तो मुख पाक, क्योंकि उसमें अंदर सॉल्ट्स मौजूद हैं, तो मुख पाक कर दे रहा है, अक्षी पाक कर दे रहा है, रक्त पित्त को जनरेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कटु रस की औषधियों के बारे में। कटु रस की औषधियां देखिए, इस यहाँ पर दीपन जो है अम्ल रस वाला भी कराएगा, दीप। और पाचन जो है कौन कौन कराता है पाचन, अम्ल और कटु, अम्ल और कटु कराता है, बिल्कुल सही। रोचन, शोधन, शोधन क्या है, शोधन संशोधन। और देखो संशोधन जो शब्द था वो लवण के लिए था, शोधन जो है कटु के लिए है, लेकिन तिक्त वाला भी आएगा तो वो भी शोधन कराता है। स्थौल्य, आलस, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू, प्रशमन। अगर ये शब्द आ गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मधुर होगा, लेकिन यहाँ प्रशमन शब्द है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा कुछ लोग गलती कर सकते हैं इसमें। स्थौल्य, आलस्य, कफ, कृमि, विष, कुष्ठ, कंडू, प्रशमन। संधि बंधन विच्छेदो, संधियों के बंधन को खोल देता है, विच्छेद करा देता है, ढीला कर देता है संधि बंधन को। अवसादनम, ये देखिए अवसाद पैदा करता है, यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन कहाँ, हृदय आदि में डिप्रेशन करता है। अनुत्साह कारक या हृदय आदि में डिप्रेशन कॉजिंग फैक्टर्स है कटु रस में। तो कटु रस खाने वाले थोड़े डिप्रेस्ड मूड में हो सकते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आ रही है, स्तन्य, शुक्र को और मेद को खत्म करने वाला है। स्तन्य, मेद, शुक्र, स्तन्य, शुक्र, मेदो उपहंता। तो इसके अत्यधिक मात्रा में सेवन करना मना किया जाता है, क्योंकि ये वीर्य को, दुग्ध को और मेद धातु को ही समाप्त कर रहा है। इसके अत्यधिक प्रयोग से आपको देखिए भ्रम हो जाएगा। तो जब भी अगर कटु विरेचन वगैरह हम लोग जब देते हैं तो उसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है, भ्रम बहुत अधिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो इसके विपरीत आपको तुरंत इसीलिए चीनी खाने के लिए थोड़ा दी जाती है, मिश्री खाइए, चीनी खाइए। तो भ्रम से स्टार्ट हो रहा है कटु वाला, भ्रम, मद, गल, तालु, ओष्ठ, शोष, दाह, संताप, बल, विघात, कंपोद, भेद, कृत। कर चरण पार्श्व पृष्ठ प्रवृत्तिषु, यानी कर चरण पार्श्व पृष्ठ प्रवृत्तिषु च वातशूलानि उपादयति। हर जगह वातशूल उत्पन्न कर देगा। देखिए कोई कोई पेशेंट्स होते हैं वातज होते हैं या फिर वात विकारों से पीड़ित होते हैं, तो वो आपके क्लिनिक में आएंगे तो बोलेंगे मेरा लंबर भी खराब है, मेरा सर्वाइकल भी खराब है, पेट में गैस है, घुटनों में दर्द है, दिमाग में अनुत्साह है, यानी डिप्रेशन है। तो आप उनको वात की कैटेगरी में ले लीजिए और उनकी हिस्ट्री लीजिए। तो पूछिए कि भाई तुम जो है क्या खाते हो, कटु रस प्रधान औषधियाँ तो नहीं खाते हो, कटु रस में मिर्च बहुत अधिक मात्रा में खाते हो, मैगी में मिर्च बहुत अधिक मात्रा में डालकर खाते हो, कटु रस प्रधान औषधियाँ, तीखे मसाले युक्त खाना खाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। इसी वजह से वातशूल उत्पन्न हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं वातशूल उत्पन्न कर रहा है।
कर चरण पार्श्व पृष्ठ, हर जगह शरीर में दर्द हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में खाने से, तो उसका ये खिलाना बंद करोगे और उधर बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको कौन सी चिकित्सा बोलते हैं? निदान परिवर्जन। बिल्कुल सही जवाब है, निदानम परिवर्जनम। इसको बोलते हैं निदानम परिवर्जनम। ये आयुर्वेद शास्त्र की पहली औषधि है जो निदान उसका परिवर्जन कर देना। आगे देखिए, तिक्तः छेदनो रोचना दीपना शोधना। तो शोधन जो है कटु के लिए, संशोधन लवण के लिए था, ये बात इंपॉर्टेंट है। रोचनो दीपन, दीपन कर्म भी दो कर रहे हैं, कटु वाला कर रहा है, एक अम्ल वाला कर रहा है। कंडू कोट तृष्णा मूर्छा ज्वर प्रशमन। अच्छे काम इसके क्या हैं कि ये ज्वर को प्रशमन कर देता है। असल में तिक्त औषधियां जो हैं बेस्ट होती हैं ज्वर को खत्म करने के लिए। इसमें गुड़ुच्यादि गण आते हैं, तो गुड़ुच्यादि गण हो गया, तिक्त पटोल हो गया, ये सब जो है ज्वर को समाप्त करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो जब भी कंडू कोट, ये तो दो शब्द तो कई में आएगा, लेकिन तृष्णा मूर्छा ज्वर प्रशमन, ज्वर आ गया तो आपको तिक्त रस लगाना ही लगाना है, क्योंकि नीम हो या चाहे गुडूची हो, वो ज्वर का प्रशमन तो करती है। स्तन्य शोधनो, स्तन्य को खत्म करने वाला कटु था, स्तन्य को बढ़ाने वाला मधुर था, स्तन्य को शोधन करने वाला कौन सा है? तिक्त रस है। तिक्त रस में कौन सा महाभूत होता है, जल्द से जल्द बताइए। वायु, आकाश। वायु और आकाश, वायु और आकाश इसमें मिलते हैं और ये बेस्ट होते हैं। ये बेस्ट होते हैं ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में। तिक्त रस का जितना प्रयोग है मुझे नहीं लगता कि किसी का है, क्योंकि मेनली रोग इसी से शांत होने वाले ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी ने अत्यधिक मात्रा में सेवन कर दी, एक और शब्द है विण मूत्र क्लेद। अब देखिए एक क्लेद उपशोषा आएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्लेद, क्लेद पुय उपशोष्यति। तो किसका शोषण कर रहा है? ये पुय का शोषण, वसा का शोषण, क्लेद विष्ठा मूत्र क्लेद मेद वसा पुय का शोषण कर रहा है। तो शोषण का कार्य भी करता है, यानी उसका जलीयांश को खत्म करने का कार्य तिक्त रस करता है। असल में जब आप गिलोय को खाएंगे या फिर उसका काढ़ा बनाकर कई दिनों तक पिएंगे तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? आपके शरीर का वजन घटने लगेगा और आपकी जो क्लेदांश थे, यानी लगता था कि सूजन है, मुख पर सूजन जैसा लगता था, तो वो सूजन समाप्त होने लगेगी। वो क्लेद को शोषण कर देता है। एक्स्ट्रा वाटर, क्लेद इज प्योर फॉर्म में H2O हमारे बॉडी में बनता रहता है, क्लेद उसी को कहते हैं। और पुय क्या होता है? पस फॉर्मेशन होता है। इन दोनों को शोषण का कार्य करता है। मुझे एक ऐसा रस का नाम बताइए जो पाक को करा देता है। कोई भी चोट लगी उसमें पाक करने के लिए जिम्मेदार है। अम्ल रस। अम्ल रस है, इसीलिए मैं पूछ लिया ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए, अगर मान लीजिए तिक्त रस का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर लिए हो तो गात्र मन्या स्तंभ आक्षेप, गात्र मन्या स्तंभ आक्षेपक। देखिए यहाँ पर एक शब्द है आक्षेपक और अगले में आएगा आक्षेपण, तो क्षेपण वाला शब्द कसाय में है और देखिए क्षेपण आक्षेपण कसाय में, आक्षेपक तिक्त में है। लेकिन जनरल पूछ दिया जाए कि आक्षेपक या आक्षेपण किस में देखने को मिलेगा तो आपको दोनों ही टिक करना है। आक्षेपक अर्दित सिरह शूल भ्रम तोद भेद मुख में विरजता। हाँ, गिलोय खाने के बाद मुख में विरजता आती है, लेकिन ये जो है भोजन में रुचि भी पैदा करता है। भोजन अच्छा लगेगा आपको जब भी आप गिलोय का सेवन करेंगे।
तो इसमें देखिए आक्षेपक, अर्दित, सिर में शूल, भ्रम, तोद, भेद, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। स्तंभ, जकड़ाहट। तो अगला देखिए स्तंभ है और स्तंभन है, इन दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। स्तंभ यहाँ पर प्रयोग किया गया है जकड़ाहट के लिए, जो कि तिक्त रस के अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से हो रहा है, लेकिन कसाय रस स्तंभन का कार्य करता है, जो कि एक बहुत जरूरी कर्म है। जरूरी कर्म क्यों है? क्योंकि स्तंभन करोगे तो मल मूत्र आदि का एक थोड़ा अतिसार से बचाने के लिए स्तंभन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब इसी को कसाय को पढ़ते हैं। कसाय जो होता है मेनली ब्लड को रोकना हुआ या अतिसार को रोकना हुआ, पक्व अतिसार हो, आम अतिसार हो। तो आम अतिसार में तो कुछ और भी देंगे, लेकिन पक्व अतिसार जो पाक हो चुका है उसमें किस औषधि का प्रयोग करते हैं? पक्व अतिसार में दो कसाय का नाम बोलिए, दो गण की औषधियों का। हरिद्रा, सारिवा। अम्बष्ट प्रियंगु। अम्बष्ठादिगण और प्रिंगवादिगण। अम्बष्ठादिगण और प्रिंगवादिगण, ये जो दो गण हैं ये पक्व अतिसार को खत्म करते हैं। तो पक्व अतिसार में अतिसार जो है पक्व फॉर्म में हो रहा है, इसीलिए सिर्फ कसाय होना चाहिए। तो रोपण का काम भी कसाय करता है, स्तंभन का, शोधन का, लेखन का कार्य भी यही कर रहा है, शोषण का भी पीड़न, क्लेदन, क्लेदो उपशोष्यन्ति। तो ये कसाय के लिए कहा गया है। आगे देखिए, अगर ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो क्या दिक्कत देगा? हृत पीड़ा, यानी दिल में दर्द, जो हमारा दिल होता है यानी हमारा हार्ट होता है उसमें दर्द, इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, अगर आप कभी कॉफी पीजिए, कॉफी में कौन सा रस होता है? कषाय। तो कसाय कुछ रहता है, कसाय रस थोड़ा बहुत तिक्त भी होता होगा, लेकिन कसाय रस भी रहता है। तो कसाय रस अगर आप बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, कॉफी कभी मिला लीजिए ज़्यादा, तो दिल में होने लगेगा दर्द। क्यों होगा? क्योंकि हृत पीड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है सुश्रुत में। हृत पीड़ा असल में होता क्या है कि इन सब चीज़ों से थोड़ी जकड़ाहट की स्थिति आती है, हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और शरीर में दिक्कतें आने लगती हैं। हृत हार्ट को अफेक्ट करने वाले होते हैं ये तो कसाय क्या रस हम वाले। कह सकते हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्टेड का काम करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्टर का? हाँ, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण बीपी लो होगा कि बीपी हाई होगा? हाई होगा। हाई होगा सर। हाँ, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर गोज एबव। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है। जब भी हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो आपको छाती के पास अत्यधिक मात्रा में गर्मी महसूस होगी, क्योंकि इंजन जब आपका ज़्यादा तेज काम कर रहा है, इंजन को धीमा काम करने चाहिए, लेकिन इंजन आपका जब ज़्यादा तेज काम करता है तो गर्मी ज़्यादा पैदा होती है, और जब गर्मी ज़्यादा पैदा होती है तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं हमें गर्मी का एहसास होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, जो लोग बाइकर्स वगैरह होते हैं, वो लोग जब ट्रिप पर जाते हैं तो बोलते हैं कि हार्ट में ठंडी हवा लग रही है। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी कि हार्ट में ठंडी हवा जब लगती है तो आराम क्यों मिलता है? क्योंकि वो इंजन है हमारी बॉडी का। हार्ट जो है हमारी बॉडी का इंजन है, और जब इंजन पर आप ठंडा वातावरण देते हो तो इंजन और अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके अंदर खुद की गर्मी है, वो गर्मी को निकालने का काम करता है। तो ये समझना होगा हृत पीड़ा क्यों हो रही है, कसाय रस की वजह से। कसाय रस उसको सर बांधने का काम सर इस पे करता है। हाँ बताइए। सर, सर इस पे थोड़ा सा एक मॉडर्न से मैं एग्जांपल देके हाँ कोरिलेट हाँ, करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल समझाइए। जैसे कि सर कषाय रस स्तंभन का कार्य करता है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करता है। जैसे
हरिद्रा वगैरह हो गया, राइट। सेम थिंग मॉडर्न में सर, जैसे कि ब्लीडिंग होता है तो हम इंजेक्शन कैप्लिन देते हैं, विटामिन के, ठीक है। सो वो भी सर ब्लीडिंग का काम स्टॉप करता है। तो अगर वो ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है विटामिन है, तो उससे सर ब्लड में थोड़ा विस्कस पना ज़्यादा आ जाएगा, और जब वो ज़्यादा आ जाता है तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो जिसके कारण जैसे कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो थोड़ा सा लो होएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो जिसके कारण कोरोनरी आर्टरी में परफ्यूजन न होने के कारण हमें पेन, जस्ट लाइक एंजाइना, जैसे कि हम आयुर्वेदा से रुत पीड़ा। तो ऐसे हिसाब से सर ये कंसेप्ट, एंड प्लस जैसा आपने बताया कि जैसे कैफीन का ये स्टिमुलेंट है, ये हार्ट रेट ये करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, एंड जिससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंड उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्रेन को ज़्यादा होता है, और फिर ब्रेन ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव काम करता है, और इसीलिए जो है थोड़ा जब कोई बोर होता है तो थोड़ा सा कॉफ़ी लेके स्टडी एंड ऑल करते हैं। तो ये बिल्कुल सही दोनों आपने इसमें हम बताया। करते हैं जी हाँ, सर। कि अलर्टनेस भी बढ़ती है कॉफ़ी पीने के बाद, लेकिन कॉफ़ी की मात्रा थोड़ी कम ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, वरना बिल्कुल सर। हार्ट बहुत अधिक मात्रा में धड़कने लगता है तो डिस्टरबेंस होने लगती जी है। सर। हित पीड़ा आस्य सोसो उदर आधमान वाक्य ग्रह मन्या स्तंभ गात्र स्फुरण चुमचुमायनानाम आकुंचनानाम क्षेपण आक्षेपण। देखो आक्षेपण आ गया यहाँ पर। आक्षेपण और आक्षेपक में दोनों में अंतर आप लोगों को समझना होगा। आक्षेपक किसमें है, क्षेपण किसमें है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, औषधियों के वर्ग, मधुर वर्ग, अम्ल वर्ग, लवण वर्ग, कटु तिक्त कसाय वर्ग। तो मधुर वर्ग की औषधियों में कौन कौन सी औषधियां हैं। काकोल्यादि गण, काकोल्यादि गण इस प्रेजेंट इन मधुर गण, और यही ये मधुर गण की औषधियां स्तन्य शुक्र सबको बढ़ाएगा काकोल्यादि गण, और रोपण का भी कार्य करेगा, डैमेज टिश्यूज को भरने का काम करेगा काकोल्यादि गण। क्षीर, क्षीर घृत वसा मज्जा साली षष्टिक यव गोधूम मास श्रृंगाटक कसेरु, ये सारी चीजें हैं। कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। खजूर, दाक, महुआ, कौच का बीज, क्षीर विदारी, कूसमांड, ये सब मीठे द्रव्य हैं। काकोल्यादि गण मधुर वर्ग। आगे हम लोग बात करते हैं अम्ल वर्ग में। इसमें कोई विशेष तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ बातें आपको याद रखनी है। वेंत का फल समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों एग्जाम में थोड़ा फेवरेट माना जाता है, कि वेंत का फल जो है वो अम्ल वर्ग है, और वेताग्र ऐसा शब्द आएगा वो अलग वर्ग है, वो तिक्त में चला जाएगा। तो इन दोनों को थोड़ा समझिएगा। वेंत का फल अम्ल वर्ग की औषधियों में अम्ल होंगे, यानी H+ कंसंट्रेशन। एसिड्स, दही छाछ, सूरा सुक्त सौवीरक, तुशोदक धान्यम, ये सब जो है सूरा से लेकर धान्याम्ल तक ये मध्य के भेद होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। साउथ इंडिया में इनको खाया भी जाता है, मतलब पिया जाता है। कांजी, तुशोदक धान्याम्ल, वेद का फल लकुज, ये सब क्या है। लकुज जो है बड़हर, फलों में निकृष्टतम इसको बोला जाता है, बड़हर को। अम्लवेद, तो ये हो गए अम्ल वर्ग। आइए लवण वर्ग के बारे में बात करते हैं। लवण वर्ग में सैंधव, सवर्जल, विड लवण, रोमक, सामुद्र, ये सारे लवण तो हैं ही, साथ में साथ इसमें क्षार का भी प्रयोग है, यानी यव क्षार और सज्जी क्षार, जो सज्जी क्षार को बोलते हैं सुवर्चिका, ये क्षार वाले भी इसी में। ये क्वेश्चन आता है कि आचार्य सुश्रुत मेंशन्ड क्षार अंडर विच कैटेगरी ऑफ द्रव्यास, मतलब क्षार को किस वर्ग में रखोगे, क्योंकि क्षार के लिए अलग रस बनाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्षार को सॉल्ट्स में ही, यानी लवण रस में ही डाल दो। मॉडर्न में हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, बट हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केवल सॉल्ट एंड एसिड। बेस को सॉल्ट में ही डाल दिया गया। आगे देखिए,
कटु वर्ग की औषधियाँ। कटु वर्ग की यदि बात करें तो ये थोड़े से चरबरे होंगे। तो चरबरे होने के कारण जैसे अजवाइन हो गई, अजवाइन सदृश्य, चांडा, सुगंधित द्रव्य, गूगल, नागरमोथा, सोनापाठा, सालसरादिगण, सुरसादिगण और पिपलियादिगण। सुरसादिगण को पहले भी बताया था कटु वर्ग बोला जाता है। पिपलियादि को भी याद कीजिए, कटु वर्ग में है, और सालसरादिगण में भी कटु वर्ग ही है। तो इसमें औषधियाँ वही होंगी। लहसुन कटु वर्ग में आता है। तुलसी भेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग तिक्त वर्ग की औषधियों के बारे में। तो आरगवधादि, गुड़ुच्यादि वर्ग, ये दोनों जो वर्ग हैं, आरगवादी गण और गुड़ुच्यादि गण, ये किस में आएंगे? तिक्त वर्ग में आएंगे। पहले ही बताया आपको। आरगवधादि गण को क्या बोला गया है? अगर व्रण के बारे में करें तो व्रण शोधन कहा गया, इसको व्रण शोधन, व्रणशोधक। व्रण शोधन। और विशेषाद व्रण शोधन किसके लिए कहा गया है? वर्णादि। कौन से गण को? अर्क आदि को। अर्क आदि गण को विशेषाद व्रण शोधन कहा गया है। आगे देखिए कसाय वर्ग की औषधियों के बारे में। तो इसमें ज्यादा है। कसाय वर्ग में मैंने बताया था जो जो क्योंकि इसमें आप पक्व अतिसार खत्म कर रहे हो, तो निग्रोध आदि, अम्बष्टादि, तो मतलब अम्बष्टादि और प्रियंगवादी दो आपको याद होगा पहले ही। और जो भी महिलाओं में यूज किया जाता है जैसे रोधरादि और निग्रोधादि। निग्रोधादि निग्रोधादि के लिए क्या विशेष बात कही गई थी? योनि दोष हृत। हाँ, योनि दोष हृत इसको कहा गया है। रोधरादि गण योनि दोष हर होता है। त्रिफला और सालसरादि गण, देखो सालसरादि गण एक जगह और है, यहाँ मिला लेते हैं इसको। कहाँ पर है सालसरादि गण? यहाँ कटु वर्ग में। कटु वर्ग में है। ऑल्सो इन कटु वर्ग, लिख लीजिएगा बगल में। और मुदगादी वैदल, मुदगादी यानी जो हमारी दालें होती हैं वो भी कसाई ही होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दालों में थोड़ा थोड़ा घृत मिलाकर खाइए। ये दालें भी कसाय वर्ग में ही आती हैं, मुदगादी दालें। तो ये 6 का कॉम्बिनेशन आपको पता होगा। टोटल करेंगे 63 आएगा। कैसे? 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 12 प्लस 1, 63 आएगा। ये 1 का 6, 2 का 15, 3 का 20, 4 का 15, 5 का 6, 6 का 1। ये याद रखिएगा। जब भी कभी बात आ जाए कि रसों के कितने प्रकार के भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस, तो आपको 63 याद रखना है। और 63 किस प्रकार हुआ? 1 का 6, 2 का 15, 3 का 20, 4 का 15, ये आपको याद होना चाहिए। तब एक जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। याद करने के लिए देखिए, पहला 6 है और पांचवा वाला भी 6 है। पहला 6 क्यों होगा ये तो पता ही है, पहला 6 क्यों होगा। और 15 और 20, बस इतना ही आपको याद करना है। बस 15 और 20 याद करना है, बाकी सब तैयार है। उसके बाद रिपल्सिव बैनर में सारी चीजें हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाया है, एक सेकेंड। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।